हम लोगों को मना कर दिया गया कि आप इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलेंगे और आप ये रिपोर्ट डिस्कस नहीं करेंगे। वो शो चला ही नहीं। यूट्यूब पे भी आपने जो है वो शो अपलोड किया है तो उसको भी ड्रॉप कर दे। यही गाइडलाइन जो थी वो IPPs के मामले में भी सामने आई। ये जो रस्साकशी है रेटिंग की और ये जो घोड़े दौड़ाने की गेम है, ये चलती कैसे है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और कोविड की जो सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए आप एहतियाती तदाबीर भी अपना रहे होंगे। आज ये जो अलबुराक का एपिसोड है ये हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम किया है और इसमें मेरा साथ देंगे हमारे जो को होस्ट हैं अलबुराक टीवी के मलिक असदुल्लाह शहीद। वैसे तो मीडिया हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया भी आप लोग देखते रहते हैं, फॉलो करते हैं, वो पॉइंट आउट करता है चीज़ें कि सियासतदान क्या कर रहे हैं या सरकारी जो मुलाजमीन है ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं या इदारे जो हैं वहाँ पे क्या चल रहा है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है, हमारा सेंट्रल पॉइंट है, वो हमारा है कि मीडिया खुद क्या कर रहा है, कि मीडिया में जो है वो जो चीज़ें चलती हैं क्या वो पूरा सच दिखाया जा रहा है, आधा सच दिखाया जा रहा है या वो सच दिखाया जा रहा है जो वो चाहते हैं कि आपको दिखाएं और बाकी की चीज़ छोड़ दी जाती है। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या मीडिया जो है वो अपना एक एजेंडा, हर चैनल का अपना एजेंडा, वो एक एंगल से अवाम को जो है वो इंजेक्ट कर रहा है उनके दिमाग में कि वो उसी तरह सोचें जिस तरह उनको जो कुछ दिखाया जा रहा है, क्या ये हो रहा है, या अपना एजेंडा ना सही किसी सियासी जमात का एजेंडा या किसी और का एजेंडा जो है वो अवाम की सोच के ऊपर नाफिज किया जा रहा है ताकि अवाम जो है उनकी जो है वो थिंकिंग पैटर्न जो है वो उसी तरह चले, उसी सिमत में चले जिस तरह मीडिया या उसको चलाने वाले चाहते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी ये सीरीज 3 एपिसोड पर मुश्तमिल होगी। इस पहले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके किरदार पर, इसके जो एंकर्स हैं, इसके जो मालकान हैं, इनके किरदार पर और किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में इज़हार राय और आज़ादी राय पर काम कर रहा है। इसके अलावा हमारा दूसरा एपिसोड सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसके अंदर हम आपको सोशल मीडिया के पसे पर्दा हक़ाइक़ पर नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आपकी और मेरी सोच को सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। कहने को सोशल मीडिया बहुत आज़ाद है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आया ये सच है या नहीं, ये इसके लिए आपको हमारा दूसरा एपिसोड देखना होगा। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत अहम है, वो है मीडिया वर्कर्स के राइट्स, मीडिया वर्कर्स के मसाइल और 2002 से लेके अब तक का जो सफ़र है पाकिस्तानी मीडिया का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई इसके अंदर, तो उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे कि आया जो हम टीवी पे एक खूबसूरत इंसान को स्क्रीन पे बैठे हुए लाइट्स लगे हुए ऐसे देखते हैं, क्या वाकई में मीडिया में सब लोग इसी तरह खूबसूरत चेहरों के साथ काम करने आते हैं, या फिर हमारी तरह के कुछ लोग भी जो कि 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए और सीरीज़ के धक्के खा के कहीं पे पहुंचते हैं और वहाँ पर भी उनको तनख्वाह 4-4 महीने नहीं मिलती। तो उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत अहम बात कि जो हमारा ये एपिसोड है, इसके अंदर हम बहुत डिटेल में जो मालकान हैं, एंकर हजरात हैं, इनके किरदार पर नजर डालेंगे। मालकान जो है, मीडिया ऑनर जो हैं, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के मीडिया में शायद ही कोई टीवी चैनल का जो मालिक है उसने जर्नलिज्म में डिग्री की हो। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मालिक ने जो है वो जर्नलिज्म में डिग्री की होगी कि वो अपने एथिक्स को सामने रखते हुए, हर चीज़ को सामने रखते हुए, ऑब्जेक्टिविटी को सामने रखते हुए वो चीज़ों को चलाएगा या चलाने की कोशिश करेगा। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक न्यूज़ चैनल में काम कर रहा था, तो हम लोगों ने जब ये
आजकल बड़ा शोर है जहांगीर तरीन साहब का और चीनी स्कैंडल और IPPs का जो है वो मसला चल रहा है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने दिन को हम प्लान करते अपना प्रोग्राम करने की यार कि हम लोग ये जो शुगर माफिया के हवाले से स्कैंडल जो हुआ था, एक रिपोर्ट पब्लिक की थी हुकूमत की तरफ से, तो हम लोगों ने सोचा यार कि हम लोग इसके ऊपर शो करते हैं। तो शाम को मलकान की तरफ से हमें डायरेक्शन दे दी गई कि आप लोग जहांगीर तरीन का ये जो शो है, इशू है, इसके ऊपर नहीं करेंगे अपना शो। अब इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न ये थी कि उस चैनल के मलकान जो थे वो उनकी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो डायरेक्टली जहांगीर तरीन का जो बिज़नेस था उसमें बिजनेस पार्टनर्स थे, और इस वजह से हम लोगों को मना कर दिया गया कि आप इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलेंगे और आप ये रिपोर्ट डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने ये डिसाइड किया ठीक है यार कि हम चीज़ें इसी तरह लेके चलते हैं, और जनरली हम एक जेनेरिक पर्सपेक्टिव में हम लोग जो है वो गेस्ट जो आएंगे, अब हम उनको तो नहीं रोक सकते अगर वो इस पर बात करना चाहेंगे, तो हम एक जनरली एक पूछ लेंगे यार कि ओवरऑल इसका मुल्क पे क्या इम्पैक्ट है। तो हम जहांगीर तरीन साहब को टारगेट नहीं करेंगे, ये एंकर समेत और मलकान का ये फैसला तय पा गया। अच्छा, हम लोगों ने शो किया, शो के बाद हम लोग अपने घर चले गए। रात को एक कॉल आई हम लोगों को, और उस कॉल में हमें ये कहा गया कि आप लोगों ने जानबूझकर टारगेट किया है जहांगीर तरीन को, इवन कि हम लोगों ने आपको मना भी किया था। और वो जो एंकर जो थे उस प्रोग्राम के वो भी बहुत परेशान थे यार कि हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे कि अगर गेस्ट ने भी बात की है इसके ऊपर तो आपका काम बनता था कि आप उनको रोकें, यानी कि गेस्ट को भी इस मौजू के ऊपर बात ना करने दी जाए। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन कॉल मतलब कि देनी पड़ी हमें, हमने एक्सप्लेनेशन दी। हमारा वो शो जो था वो जो जैसा कि नशर मुकर्रर होता है, रिपीट में एक शो चलता है, अगले दिन को या शाम को ड्रॉप कर दिया गया, वो शो चला ही नहीं। और मज़े की बात ये थी कि जो यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी कहा गया कि जो भी आपने क्लिप्स अपलोड किए हैं अपने शो के, या यूट्यूब पे भी आपने जो है वो शो अपलोड किया है, तो उसको भी ड्रॉप कर दें। यही गाइडलाइन जो थी वो IPPs के मामले में भी सामने आई। हालांकि पाकिस्तान की तारीख का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पावर का एक स्कैंडल था कि किस तरह लूट रही हैं IPPs जो थी वो पाकिस्तान को, वो पावर जनरेशन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, पैसे हमें देने पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद हम नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी उसी चैनल के फैमिली जो मालकान थे, उनके फैमिली मेम्बर जो थे वो इन्वॉल्व थे, उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। तो ये मालकान का जो फैक्टर है ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप जो कुछ भी देखते हैं एक एक सेकंड उसका फिक्स मैच होता है। बेशक मीटिंग में डिसाइड किया जाए, जो भी मालकान की गाइडलाइंस होती हैं उसके मुताबिक हमारे टॉक शोज, स्पेशली हमारे जो टॉक शोज होते हैं उनका एक एक सेकंड फिक्स मैच होता है। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, जिनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, बड़े बड़े दफातर हैं, और जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो हम देखते हैं जिनकी DSNGs आपको नजर आती हैं, तो आप इसके पसंद पड़ता देखेंगे कि आया ये जो चैनल्स हैं अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू और इनके जो इनमें बैठे हुए बड़े बड़े जो एंकर हजरात हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो आया किसी सियासी एजेंडे पे भी काम करते हैं क्या? वो बिल्कुल सहाफ़त के असूलों पर जो वो पूरा दिन उनके सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं, उनके बयानात में भी देखते हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बताते हैं कि जिस आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो रहा है, आज़ादी राय पर हमला हो रहा है, हुकूमत ने, पैमरा ने आज़ादी राय पर कदम लगा दी। मगर आया ये आज़ादी राय की आड़ में क्या पॉलिटिकल एजेंडा और सियासी जमातों की पुष्टपनाही तो नहीं हो रही? तो इसके ऊपर हमने एक बड़े इंटरेस्टिंग साउंड बाइट्स निकाले हैं, इसको सुनिए और ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि इनके कॉल ऑफ फेल में कितना तादाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हर मुमकिन कोशिश थी कांग्रेस के सरबराह की हैसियत से कि हिंदुस्तान की तकसीम ना हो। जनाब कायद आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना इसी वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दरअसल कांग्रेस का शो बॉय कहते थे। ये बात तस्लीम करने को दिल नहीं चाहता, मगर ये ख्वाब और जो ख्वाब जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पाकिस्तान के बारे में देखते थे वो कुछ कुछ सही नजर आता है। 1990 का नवाज शरीफ कोई और आदमी था, 2019 का नवाज शरीफ जो है वो कोई और आदमी है, और जो 2019 का नवाज शरीफ है अगर इसको आप कहेंगे कि अब आप इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएं तो वो नहीं जाएंगे। आप भी यहीं पे हैं और मैं भी यहीं पे हूँ। 4 हफ्ते पूरे होने दें आप, अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते सबसे ज़्यादा शोर मैं मचाऊंगा, क्यों नहीं वापस आते। अब ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब इन्होंने ये मैसेज दे दिया आज अच्छे बच्चे बन के
कि जी हम बराए डील हाजिर हैं। अपने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में कहा कि ये डील के लिए जो है इन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं, डील हो गई तो फाबेहा, वरना उसके बाद फिर देखेंगे। इन्होंने कहा कि डील मांगने वाले पे और लेने वाले पे या देने वाले पे, और एक और ऐड करते हैं डील फैलाने वाले पे भी डील देने वाले पर भी लानत, डील देने वाले, लेने वाले और फैलाने वाले सब पे लानत। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से ज्यादा बीमार है, उसको वो रिलीफ नहीं मिलती जो नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाती है, शायद इसलिए कि आसिफ जरदारी सिंधी है। अब आप कैसा महसूस करती हैं पीआईए के ऊपर आप लोग स्टोरीज करते हैं, हाँ। पीआईए की करप्शन के ऊपर, लेकिन पीआईए का किराया तक आप लोग अदा नहीं करते, मुफ्त की सवारी करते हैं, हज करते हैं, और फिर आप कहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। बार बार ये बात कहूंगी कि अगर मैंने प्लॉट लिए हैं तो मैं जरूर उसके ऊपर। अच्छा, प्लॉट लेना गलत है? बिल्कुल गलत है। हज करना जायज है? बिल्कुल जायज। सरकारी पैसे, आवाम के पैसे, जो सैलाब के मुतासरीन है उनको एक एक रुपए को तरस रहे हैं, और आप जो है लाखों रुपए का हज करके आ गए मुफ्त में, इसलिए मुफ्त में। हर का नाजायज इस्तेमाल की तो उन्होंने बीवी कोई बात नहीं की है, ये तो इसका मतलब आपने रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी है। इसका मतलब ये बिल्कुल आपने वैसे ही कमेंट किया है जैसा आपने कमेंट किया था कि असद उमर जो है वो कहते हैं कोरोना जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट की तरह होता है। तो मुझे लगता है कि बगैर पढ़े आपने रिपोर्ट की ये बोल दिया है। उसमें इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का उन्होंने कौन सा कमेंट किया, जरा प्लीज ये बता दीजिए। चले कर आप वजाहत कर दे कि आपका जो जवाब था क्यों आपको लग रहा है कि वो तसल्ली बख्श के लिए नहीं था? नहीं, मेरा जवाब मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे बताएं कि आपने मुझसे जो सवाल पूछा है इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में, कौन सा जुमला था रिपोर्ट में या कौन सी बात रिपोर्ट में की गई जिसपे आपने ये सवाल पूछा? ठीक है, अगर हम आगे बढ़ सकते हैं। इमरान खान साहब दिल की गहराइयों से आपका खैरख्वाह आपको वो पैगाम देना चाहता है जो आपकी खुशामदी कभी नहीं देगी। हुकूमती टेन्योर का फैसला कुन दौर शुरू हो चुका है, मदद खुदाबंदी यकीनन आपके साथ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं किसी ठेकेदार का यस ऑफ कोर्स। चले मैं ऑन एयर आपको डेयर करता हूँ, प्रूव इट। ओके, आई विल प्रूव इट। आई विल प्रूव इट। आई एम डूइंग इट फॉर भाईजान, आई विल प्रूव इट राइट नाउ। ये देखें 23 सितंबर को आप जाकर मूवी बनाते हो इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ। मैं आपकी कॉल्स का डाटा भी आपको दिखा सकता हूँ इफ यू वांट। अच्छा, दिखाएं। यस, आपकी कॉल्स का डाटा भी आपको दिखा सकता हूं। सबका निकालें। हाँ, मैं आपकी कॉल्स का डाटा, लेकिन गुजारिश ये है कि ये ऑफिसर जिसको आप उस दिन मसीहा बनाकर पेश कर रहे थे कि इसको शायद निशाने इम्तियाज मिलना, सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए, 173 कॉल्स विद मकसद। सर आई डोंट केयर, उसकी किसी से 400 से भी। और जिस दिन आपने मुझे लिया है प्रोग्राम पे, उस दिन आपकी 3 दफा बात हुई है जकी से भी और नदीम से भी, मार्क्सन वाले से भी, मेरे प्रोग्राम के बाद। आप क्या, आप इंटेलिजेंस एजेंसी? यस, आई एम नॉट एन इंटेलिजेंस एजेंसी, but under what law? Under what law are you procuring my telephone records? Under what law did you get these 400 and 1400 documents? Under what law? क्या चीज? मैंने तो आपसे पूछी है, मैं तो आपके लोगों से मिल रहा हूँ, मैं तो ऑन रिकॉर्ड ले रहा हूँ। Under what law? Who gave you these documents? मेरे पास है डॉक्यूमेंट। किसने? Who gave you this? I'm not obliged to tell you. No, I'm not obliged to tell you either. चलें, we'll see about that. Okay, then we'll see about that. मौलाना वजीर आजम से इस्तीफा लेने में नाकाम हुए तो क्या होगा? अगर मौलाना नाकाम हो जाते हैं खुदा न खास्ता या जो भी है उस सिलसिले में, तो क्या उनको उनकी सियासत का ये सबसे बड़ा जुआ है जो कि वो खेलने के लिए जा रहे हैं? अच्छा, ये मामला तो आपने सारा देख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। कुछ अर्सा पहले, कुछ माह पहले आप कह लें कि नवाज शरीफ साहब को जब ये इख्तियारी डिक्लेयर किया गया, वो बाहर गए, वापस नहीं आए, वो सारा मामला आपके इल्म में होगा। तो हमारे मेन स्ट्रीम जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके बड़े एंकर्स, जो बड़े एंकर्स होते हैं उनके, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने अदालत में जाके कहा जी कि ये जी नवाज शरीफ साहब को तकरीर की इजाज़त होनी चाहिए, ये बेसिक जो यहाँ के ह्यूमन राइट्स हैं उनके खिलाफ है, ये हमारे आइन के आर्टिकल 19 के बिल्कुल खिलाफ, आप ये तो खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अच्छा, उन एंकर्स को जब ये इल्म हुआ कि ये तो फैसला जो है वो हमारे खिलाफ आ जाएगा, आ सकता नहीं, उनको कंफर्म हो गया कि फैसला हमारे खिलाफ आ जाएगा, तो आप यकीन करें कि उन सब जो है वो मंजे हुए जो हमारे एंकर्स हैं वो अपनी पिटीशन जो है उससे अलग होना शुरू हो गए। नाम आपको पता होंगे, उनमें सलीम साफी भी थे, मंसूर अली खान भी थे, नसीम ज़ारा भी थी, गरीदा फरूकी भी थी, आसमा शिराजी भी थी, नजम सेठी का भी नाम आता है उसमें। सो ये बड़े नाम हैं। अब आप इन तमाम लोगों को बड़े चैनल्स पे और एक प्राइम टाइम का शो होस्ट करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, और इनके कहीं ना कहीं आप लोग जो इनकी बात है उससे एग्री भी करते हैं, कहीं डिसएग्री करते हैं, वो तो हर बंदे का अपना वो है, राइट है।
लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या न्यूज़ के जो न्यूज़ चैनल के मालिकान हैं, क्या उन्होंने इस बात के ऊपर इनको क्यों नहीं निकाला? यहाँ पे ये पार्टी बन गई। ये एक सवाल है, हम किसी को नहीं कह सकते कि उसने जुर्म कर दिया, ये हमारा एक सवाल है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म कि उन लोगों ने उनको कंटिन्यू क्यों नहीं करने दिया। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो जाता है, अगर उन्होंने उनको कंटिन्यू करने दिया है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड को जाके उनकी तकरीर चलवाना चाह रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड हैं वो स्पीच करें और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को या इदारों को डेंट करें, इट मीन्स अगर वो चैनल इनको नहीं निकालते तो वो इसमें शरीक हैं। ये एक सवाल उठता है फिर, ये हम उन पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये एक सवाल ज़रूर उठता है कि फिर ये क्यों हुआ सारा कुछ। इसका मतलब था कि आपके जो मालिकान हैं ये फिर एंकर से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था कि वो पॉलिटिकल पार्टी और वो पॉलिटिकल हेड उनके इंटरेस्ट को सूट करते थे। इसके साथ साथ आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो दिखता है वो बिकता है, ये तो हमने सुना ही है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकी मिसाल इस तरह से है कि हर टीवी चैनल में जो चैनल आप देखते हैं सबसे ज़्यादा उसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग होती है, और जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग होती है वो सबसे ज़्यादा एड्स लेता है और एड्स की मद में बहुत सारा माल बनाया जाता है। तो आप जब देखते हैं कि रात 8 से लेके रात 11 बजे तक के प्रोग्राम्स में बड़े बड़े सहाफ़ी एंकर हजरात बैठे होते हैं, वो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे हर बड़ा चैनल चाहता है कि उसके पास एक बड़ा सहाफ़ी है। वो क्यों है? क्योंकि आप लोग उसको देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो उससे एक रेस शुरू हो जाती है। और वो रेस ये होती है कि रेटिंग में सबसे पहले कौन आएगा, चाहे उसमें लोग सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वो तो बात की डिबेट है। लेकिन सबसे पहली डिबेट ये होती है कि भाई आया ये बंदा रेटिंग ला सकता है, आया इन खातून की शक्ल ऐसी है कि जिसको लोग देखेंगे और हमें रेटिंग मिलेगी। तो फिर इस जो रस्साकशी है रेटिंग की और ये जो घोड़े दौड़ाने की गेम है, ये चलती कैसे है? हम आपको बताते हैं ये खेल कैसे खेला जाता है। हुआ है कुछ ऐसा कि हम लोग अपने एक ऑडियंस बेस्ड शो के लिए, जिसमें आप लोग देखते हैं जिस तरह बहुत से शो हैं इंफोटेनमेंट के होते हैं, ऑडियंस बैठी होती है, एंकर्स होते हैं, बात हो रही होती है, बिल्कुल उसी तरह। तो हम लोग अपने एक शो के लिए इसी तरह इस्लामाबाद की जो है वो नेशनल लाइब्रेरी जो है वहाँ पे एक शो रिकॉर्ड कर रहे थे इसी तरह। और वो शो जो था वो बेसिकली जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके जो मसाइल हैं माशरे में, उनके जो हुकूक नहीं मिलते, तो उनका वो फोकस कर रहे थे हम लोग। अच्छा, उस शो का जब एक हिस्सा ख़त्म हुआ और वो जो उसको होस्ट कर रही थी वो एंकर आई वापस आई, तो जो हेड ऑफ प्रोग्रामिंग थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये कोई शो है, ये तो बिकेगा ही नहीं, इसकी तो रेटिंग ही नहीं आएगी। तो आप जो है वो ज़रा इमोशन, लोगों के इमोशन के साथ खेलें, ज़रा आंखों में आंसू लेके आएँ, ज़रा अपने जज्बात सामने लेके आएँ, ताकि ऑडियंस भी जो है वो रो पड़े और रेटिंग तब आएगी हम लोगों की। अदरवाइज हम अगर इसी तरह अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहेंगे, तो हमारी तो रेटिंग ही नहीं आनी। हमें तो मसाला बेचना है। तो आप वो चीज़ लेके आएँ। बिलीव मी कि थोड़ी देर बाद 5 से 7 मिनट के वक्फे के बाद जब वो वापस आई शो के दूसरे हिस्से के लिए, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनका पूरा जब तक वो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, यही लगता था कि बस ये अभी जो है वो बेहोश हो जाएंगे। ये हालात वहाँ पे बन गए। और जब वो वापस आई तो पर्दे के वहाँ पे, आपको पता है नेशनल लाइब्रेरी का पर्दा होता है, तो पर्दे के पीछे प्रोडक्शन टीम बैठी थी। तो हाँ, जब वो वापस आई तो उन्होंने टिश्यू से आंसू साफ करते हुए बोला कि डायरेक्टर प्रोग्रामिंग साहब अच्छा हो गया। उन्होंने कहा गुड, बेहतरीन हो गया। तो ये खेल ऐसे खेला जाता है। ये जितनी हमने मिसालें बयान की हैं, ये तो एक आप कह लें कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे खेल का, इस स्टोरी का। और ये नहीं है कि हमने कुछ एंकर्स को छोड़ दिया है, कुछ सहाफ़ियों को छोड़ दिया है, हमने कुछ को टारगेट किया है। हमने ये बड़े नाम इसलिए लिए हैं कि इनकी फॉलोइंग है, लोग इनकी बात सुनते हैं, लोग अपना नजरिया इनकी बात को सुनने के बाद शेप करते हैं। लोगों का इवन के वोटिंग पैटर्न तक डिपेंड कर रहा है इन बड़े नामों के ऊपर। तो इसलिए हमने ये चंद मिसालें ली हैं और इनसे हमने आप लोगों को ये एक समझाने की या आप समझ लें कि इन्फॉर्म करने की कोशिश की है कि ये मीडिया में क्या हो रहा है। हमारा जो मीडिया था उसके जो 3 बेसिक गोल्स थे कि हम इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, इंटरटेन करना है।
हम कहीं उससे दूर हो रहे हैं, वो एलिमेंट है लेकिन वो कहीं पीछे रह गए। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि आप लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह से आप लोगों की जो है वो थिंकिंग पैटर्न बनाया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है, और जो आप रात को देखते हैं वो शायद वैसा नहीं होता जैसा आप उसको परसीव करते हैं या उसके मुताबिक जैसा आप अपना नज़रिया डेवलप करते हैं, बनाते हैं। सो व्यूअर्स, आज के इस पहले एपिसोड में हमारा और आपका साथ यकीनन अच्छा रहा होगा। आपने हमसे कुछ बातें वो देखी होंगी, वो सुनी होंगी जो कि अमूमी तौर पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ख़ास तौर पे नहीं दिखाता, मगर सोशल मीडिया पे शायद आपने कहीं इक्का दुक्का ये चीज़ें देखी होंगी और आपके कान से भी, समाज से भी गुजरी होंगी। लेकिन आज हमने कोशिश की कि आपको इसका एक मजमुआ इस एपिसोड के थ्रू आप तक पहुँचाया जाए, ताकि आपको पता चले कि बिहाइंड द स्क्रीन, जी हाँ, बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग किस तरह से जेंडर स्टैंडिंग और अपनी सियासी जो पुष्ट बनाई है उसको किस तरह से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने माल भी बना रहे हैं और आप लोगों को गुमराह भी करते हैं। तो हमारा किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये कोशिश जो है बिल्कुल एक रिसर्च बेस्ड है। इसमें किसी की अगर दिल आज़ारी अगर हो तो हमारी इसमें कोई ऐसी इंटेंशन नहीं मौजूद। हम लोगों ने सिर्फ एक रिसर्च बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड एक एपिसोड किया है, तो यकीनन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। आज के इस एपिसोड से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।